हेलो स्टूडेंट्स। आज हम उदारवाद के मूल लक्षण या इनके सिद्धांतों की बात करेंगे। आप जानते हो उदारवाद कोई किसी एक विचार में बंधी बंधाई विचारधारा नहीं है। उदारवाद की जो विचारधारा है उसमें समय समय पर अनेक परिवर्तन भी आते रहते हैं। जैसे प्रारंभिक काल में उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थक था और आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता का समर्थक था। सीमित राज्य की बात उदारवाद के अंतर्गत की जाती थी, लेकिन आधुनिक उदारवाद लोक कल्याण को अत्यधिक महत्व देता है। तो आइए हम देखते हैं उदारवाद के प्रमुख लक्षण या इसके प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। पहला है मानवीय विवेक में विश्वास। जब 16वीं शताब्दी में उदारवादी विचारधारा का आरंभ हुआ था, उस समय धर्म के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में व्यक्ति का कोई न कोई मालिक होता था। व्यक्ति स्वतंत्र नहीं होता था। हर क्षेत्र में वह किसी न किसी संस्था या किसी व्यक्ति के अधीन ही कार्य करता था। जैसे धर्म के क्षेत्र में पोप के निर्देशों का पालन करना पड़ता था। राजनीति के क्षेत्र में व्यक्ति पर निरंकुश राजतंत्र का नियंत्रण था। सामाजिक क्षेत्र में अनेक रूढ़िवादी मान्यताएं प्रचलित थी और जिसके कारण व्यक्ति को कुछ भी सोचने की समाज अनुमति नहीं देता था। बस उसको इन संस्थाओं के द्वारा या व्यक्तियों के द्वारा आदेशित या नियंत्रित किया जाता था और वह उतना ही कार्य करता था। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की आत्मा और विवेक कुंठित हो जाता है, जिससे व्यक्ति व समाज दोनों को ही हानि होती है। तो उदारवादियों के अनुसार जीवन के सभी क्षेत्र में निर्णय विवेक एवं बुद्धि के आधार पर लिए जाने चाहिए। अतः उदारवाद स्वतंत्र चिंतन का पक्षधर है, मानव के विवेक में विश्वास करता है। दूसरा, व्यक्ति साधे और राज्य साधन है। उदारवादियों की मान्यता है कि व्यक्ति स्वयं साध्य है। उदारवादी व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा और उसके सम्मान को बनाए रखना चाहते हैं। समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन हैं। इसलिए उदारवादी व्यक्ति को साध्य मानते हैं और राज्य और समाज को ऐसा साधन मानते हैं जिन्हें व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति के लिए बनाता है। व्यक्ति के लिए उसका नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण व विकास महत्वपूर्ण है। अतः कोई भी समुदाय, कोई समाज हो या कोई राज्य ऐसा नहीं हो सकता जिसके लिए व्यक्ति का बलिदान किया जा सकता हो। अर्थात व्यक्ति ही महत्वपूर्ण है, राज्य और समाज व्यक्ति से कम महत्वपूर्ण है। राज्य और समाज के लिए व्यक्ति की बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। और उदारवादियों का ये मानना है कि ऐसे समाज और राज्य को औचित्यपूर्ण माना जा सकता है जो व्यक्ति के हितों की रक्षा करता हो और उनके हितों की वृद्धि करता हो। इसलिए उदारवादी व्यक्ति को महत्वपूर्ण मानते हैं यानी साध्य मानते हैं और राज्य या समाज को साधन मानते हैं। तीसरा, व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन। उदारवादी चिंतन का प्रमुख जो केंद्र बिंदु है वह है स्वतंत्रता।
उदारवादी दर्शन में व्यक्ति की स्वतंत्रता का बहुत महत्व है। वे स्वतंत्रता को ही व्यक्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मूल्य मानते हैं। उदारवादियों की मान्यता है कि व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र होता है और वह अपना स्वामी स्वयं है। अतः स्वतंत्रता उसका प्राकृतिक एवं जन्मसिद्ध अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विवेक और बुद्धि के अनुसार चिंतन व आचरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। जैसे जे.एस. मिल एक विचारक थे, उन्होंने कहा है कि व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर तथा अपने मस्तिष्क पर पूर्ण नियंत्रण रखता है। अतः उदारवादी सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, बौद्धिक क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और वे किसी भी प्रकार की निरंकुशतावाद का विरोध करते हैं। तो इस प्रकार उदारवाद का प्रमुख जो केंद्रीय बिंदु है, प्रमुख मूल्य है, वो है स्वतंत्रता। वे व्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं। चौथा देखिए, सीमित और संवैधानिक शासन की स्थापना। उदारवाद का उदय यूरोप में जो निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना हुई थी, उसके विरोध में हुए आंदोलन से इसका उदय हुआ है और इन्हीं आंदोलन के फलस्वरूप इंग्लैंड में और फ्रांस में क्रांतियां हुई थी, जो वहाँ के निरंकुश राजतंत्रों के विरुद्ध हुई थी और धीरे धीरे इन देशों में सीमित एवं संवैधानिक शासन की स्थापना हुई थी। उदारवादियों का ये मानना है कि शासन की शक्ति सीमित होनी चाहिए। वह व्यक्ति के जीवन में एक निश्चित सीमा तक ही हस्तक्षेप कर सकता है, उससे आगे उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ताकि व्यक्ति की स्वतंत्रता व सामाजिक कल्याण में सामंजस्य स्थापित हो सके। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता, लेसेज फेयर, या इसको हम अहस्तक्षेप की नीति भी बोलते हैं। उदारवादी विचारक व्यक्तिगत संपत्ति का समर्थन करते हैं तथा इनका कहना है कि राज्य को व्यक्तियों के आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि उदारवादियों का ये मानना है कि लोग स्वयं अपने हितों को जितनी अच्छी तरीके से समझते हैं, सरकार उतनी अच्छी तरीके से उनके हितों को नहीं समझ सकती और लोगों को उद्योग और व्यापार के मामले में राज्य को पूर्ण स्वतंत्रता देनी चाहिए। राज्य का किसी भी प्रकार से आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार व्यवसाय करने, संपत्ति अर्जित करने, उसको खर्च करने और व्यापार करने में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। राज्य को उसमें हस्तक्षेप की नीति को अपनाना चाहिए और आर्थिक क्षेत्र में राज्य को कम से कम नियंत्रण और हस्तक्षेप करना चाहिए। इसी को ही हम हस्तक्षेप की नीति या लेसेज फेयर बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे, उदारवादी आर्थिक मामलों में राज्य के हस्तक्षेप के विरोधी हैं। वो चाहते हैं कि आर्थिक मामलों में राज्य बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करे। अगला उदारवाद का लक्षण है राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता का मतलब है उदारवादियों के अनुसार कि सरकार का निर्माण करना, उसका विघटन करना जनता का अधिकार है। सत्ता का अधिवास जनता में ही निवास करता है, यानी सत्ता जनता से ही निकलती है
और जनता को अपने शासक चुनने का पूर्ण अधिकार होना चाहिए। और जो सत्ता होती है वो अगर जनता का कहना नहीं मानती है, जनता की इच्छा के अनुसार नहीं चलती है, तो जनता को अपने शासन को हटाने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। इस प्रकार उदारवादी राजनीतिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं। अगला लक्षण है रूढ़ियों और परंपराओं का विरोध। मध्यकालीन यूरोप में रीति रिवाज, रूढ़ियाँ, परंपरागत धार्मिक संस्थाएं एवं राजतंत्र को पवित्र माना जाता था और उदारवाद भी इन्हीं प्रकार की परिस्थितियों के विरुद्ध विद्रोह के रूप में उत्पन्न हुआ था, ये आप जानते हैं। तो उदारवादियों का मानना है कि प्राचीन इतिहास एवं परंपराओं पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को हमें समाप्त कर देना चाहिए और अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर समाज का नव निर्माण करना चाहिए। फ्रांस की क्रांति इसका एक बड़ा उदाहरण है। 1789 ईस्वी में फ्रांस में क्रांति हुई थी, जिसमें भ्रातृत्व, समानता और स्वतंत्रता का नारा दिया गया था। उदारवादी रूढ़ि, इतिहास और परंपराओं का पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। कहते हैं हमें अपनी बुद्धि से स्वतंत्र रूप से चिंतन करते हुए कोई भी कार्य करना चाहिए, न कि परंपराओं, चाहे कितनी भी अच्छी परंपराएं हैं, उदारवादी उनका विरोध करते हैं। हमें परंपराओं, रूढ़ियों का कभी भी दास नहीं बनना चाहिए, अपनी बुद्धि और विवेक के आधार पर निर्णय करना चाहिए। अगला लक्षण है प्राकृतिक अधिकारों को मान्यता। उदारवादी प्राकृतिक अधिकारों के समर्थक हैं। उदारवादियों का मानना है कि कुछ प्राकृतिक अधिकार होते हैं जो व्यक्ति को जन्म से ही मिल जाते हैं। जैसे लोक ने 3 प्राकृतिक अधिकार बताए हैं: जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। ये 3 प्राकृतिक अधिकार मनुष्य को के जन्म से ही उसको प्राप्त हो जाते हैं और राज्य को इन अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उदारवादियों का मानना है कि समाज व राज्य व्यक्ति के अधिकारों का सृजन नहीं करते हैं, अपितु वे उनकी रक्षा करते हैं और राज्य का अस्तित्व इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए है। अगला लक्षण है लोकतंत्र में विश्वास। उदारवादी अन्य शासन प्रणालियों की अपेक्षा लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अच्छी शासन प्रणाली मानते हैं, जिसमें जनता के प्रतिनिधियों का शासन होता है। लोकतंत्र में शासकों को आसानी से बदला जा सकता है और लोकतंत्र में जनता के अधिकार एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा होती है। इसलिए उदारवादी लोग या उदारवादी समाज लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को अच्छा मानते हैं। अगला लक्षण है या सिद्धांत उदारवाद का कल्याणकारी राज्य की व्यवस्था। हालांकि परंपरागत जो उदारवाद था, शास्त्रीय उदारवाद था, उसमें सीमित राज्य की अवधारणा का समर्थन किया जाता है, जिसमें राज्य के सिर्फ 3 ही काम होते हैं: विदेशी आक्रमण से रक्षा करना, लोक व्यवस्था बनाए रखना और स्वतंत्र अनुबंधों को लागू करना। लेकिन परंपरागत उदारवाद के कारण समाज में 2 वर्ग बन गए थे। एक पूंजीपतियों का वर्ग बन गया था, दूसरा श्रमिकों का वर्ग बन गया था, जिसके कारण समाज में आर्थिक विषमता, गरीबी, अशिक्षा आदि प्रकार की समस्याएं बहुत सारी उत्पन्न हो गई थी, जिसके कारण मार्क्सवादी विचारधारा ने पूंजीवादी देशों के श्रमिकों को हिंसक क्रांति करने के लिए प्रेरणा दी। इससे डरकर
उदारवादियों ने अपनी विचारधारा में बदलाव करते हुए राज्य के कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन किया, जिसके अनुसार राज्य अब देश की रक्षा करना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने का भी साधन बन गया है। लोगों के आर्थिक व सामाजिक कल्याण से संबंधित कार्य भी राज्य के द्वारा अब किए जाने लगे हैं और उदारवादी मानने लगे कि राज्य को जनता के हितों की पूर्ति के लिए सभी आवश्यक व सकारात्मक कार्य संपन्न करने चाहिए। तो इस प्रकार प्रारंभिक उदारवाद जो नकारात्मक राज्य या सीमित राज्य की अवधारणा का समर्थन करता था, आधुनिक उदारवाद लोक कल्याणकारी राज्य का समर्थन करता है। लोक कल्याणकारी राज्य क्या होता है, इसके बारे में पिछली वीडियो में आपको बताया गया था। अगला लक्षण है धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श। उदारवादी धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करते हैं। उदारवादियों के अनुसार राज्य को नागरिकों के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। धर्म व्यक्ति की निजी आस्था व विश्वास की वस्तु है। व्यक्ति किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। राज्य को धार्मिक आधार पर अपने नागरिकों में किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना चाहिए। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान माने जाते हैं। तो इस प्रकार के विचार उदारवादियों के द्वारा समर्थित हैं, जिसमें धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की जाती है कि राज्य का कोई भी धर्म नहीं होगा। राज्य धर्म के आधार पर लोगों में कोई भेदभाव नहीं करेगा और राज्य न धार्मिक आधार पर नीतियों का निर्माण करेगा, बल्कि धर्म लोगों की एक निजी आस्था का विषय है। अगला लक्षण देखिए, समाज में कर्मिक परिवर्तन की अवधारणा। उदारवाद क्रांतिकारी परिवर्तनों के स्थान पर समाज में कर्मिक परिवर्तन करने की अवधारणा प्रस्तुत करता है। जैसे मार्क्सवादी जो अवधारणा है, वह सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए क्रांति के माध्यम से संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को बदल डालने की बात कहता है। लेकिन उदारवादी संवैधानिक साधनों से और धीरे धीरे सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों में परिवर्तन करने के पक्षधर हैं, जिससे श्रमिक वर्ग सहित अन्य वंचित वर्गों का कल्याण हो सके। समाज व उदारवाद धीरे धीरे परिवर्तन के पक्ष में है, न कि हिंसक तरीके से या क्रांतिकारी तरीके से सामाजिक बदलाव लाने के पक्ष में नहीं है। अगला लक्षण है समाज और राज्य कृत्रिम संस्थाएं हैं। उदारवादी विचारधारा समाज व राज्य को दैवीय संस्था नहीं मानता है, बल्कि कृत्रिम व मनुष्य के द्वारा निर्मित संस्थाएं ही मानता है। उनके अनुसार व्यक्तियों ने इन संस्थाओं की रचना अपनी इच्छा अनुसार अपनी सुविधा के लिए की है। व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने व व्यक्तित्व के विकास के लिए इन संस्थाओं की कार्य प्रणाली में संशोधन व परिवर्तन भी किए जा सकते हैं। तो उदारवादियों का ऐसा मानना है कि राज्य और समाज प्राकृतिक नहीं है, न दैवीय संस्थाएं हैं, बल्कि मनुष्य ने अपनी इच्छा से अपने हितों की पूर्ति के लिए इन संस्थाओं का निर्माण किया है। अतः राज्य व समाज कृत्रिम संस्थाएं हैं। अगला लक्षण है उदारवादी अंतर्राष्ट्रीयता का समर्थन करते हैं।
उदारवादी राष्ट्र में ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी राज्य की निरंकुशता व स्वेच्छाचारी शक्ति का विरोध करते हैं। उनके अनुसार राज्य की समस्याओं का वार्ता, सहयोग व अन्य शांतिपूर्ण साधनों से ही समाधान किया जा सकता है। विश्व के सभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों, समझौतों और संधियों का पालन करना चाहिए ताकि राज्यों के मध्य सहयोग, मैत्री भाव एवं सद्भाव की स्थापना हो और युद्ध रहित विश्व की कल्पना साकार हो। तो ये सभी उदारवाद के मुख्य लक्षण हैं जो आपको बता दिए गए हैं।